Good morning, students. In the last video, we were discussing about genetic engineering and about the vectors of genetic engineering. जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जनरल प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था और हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो वेक्टर्स में हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप्स के मेन वेक्टर है, जिसमें फर्स्ट तो है प्लाज्मिड, second one is bacteriophage, and the third one is cosmid. प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड। इन तीनों के अलावा हमारे पास शटल वेक्टर, ट्रांसपोजोन्स और भी बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली यही 3 वेक्टर्स इंक्लूड है, जिसमें हमने प्लाज्मिड के बारे में स्टडी कर लिया था, हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? कॉस्मिड के बारे में। प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले क्या थे? वायरसेस थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मिड एज ए वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉस्मिड से। देखिए कॉस्मिड क्या होता है। ये जो कॉस्मिड है ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग वेक्टर्स के इसके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या है? आपका हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है ये? प्लाज्मिड का और बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड का जो हाइब्रिड है उसे क्या बोल दिया है? कॉस्मिड। इसके पास बैक्टीरियोफेज वाले फीचर्स भी होंगे कुछ, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके पास प्लाज्मिड वाले भी होंगे। तो जब हम बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल देखते हैं, जब हम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को देखते हैं, तो उसके पास एक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉस साइट। ये कॉस साइट क्या करती है? जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसे वायरस के हेड में पैकिंग करने में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? वायरस के डीएनए की पैकिंग में हेल्प करती है। कॉस साइट किस में प्रेजेंट होती है? बैक्टीरियोफेज के डीएनए में कॉस साइट प्रेजेंट होती है। तो इस कॉस साइट को हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड के जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो बैक्टीरियोफेज का कॉस साइट और प्लाज्मिड का डीएनए। तो कॉस तो ले लिया हमने कहाँ से? बैक्टीरियोफेज से, और मिड कहाँ से ले लिया हमने? प्लाज्मिड से। और क्या बन गया ये आपका? कॉस्मिड। क्लियर हुआ? तो कॉस्मिड क्या है? आपका हाइब्रिड। तो क्या हुआ? इट इज हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज हमने कौन सा लिया है? लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। तो देखते हैं, देखिए इसके बारे में डेफिनेशन। इट इज ए हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हॉर्न ने, हॉर्न एंड कॉलिन्स, बाय हॉर्न एंड कॉलिन्स। देखिए क्या इसके पास मेन फीचर क्या है इसका? इसके पास कॉस्मिड के पास प्लाज्मिड का जैसा डीएनए होगा, और इस प्लाज्मिड के डीएनए के पास क्या होगा? बैक्टीरियोफेज के डीएनए का कॉस साइट इसके पास प्रेजेंट होगा। तो इसके पास कॉस साइट है बैक्टीरियोफेज के डीएनए का, और साथ ही साथ क्या इसके पास? प्लाज्मिड का भी जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या होगा? इसके पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है, किसके? प्लाज्मिड के भी और बैक्टीरियोफेज के भी। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों का हाइब्रिड है, इसीलिए इसके पास क्या होंगे? दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जनरली जो हम कॉस्मिड काम में लेते हैं वो कॉस्मिड कौन सा है? कॉस्मिड PLFR5। क्लियर हुआ? इस कॉस्मिड PLFR5 के पास वही जो प्लाज्मिड के पास है ORI साइट होगी। इसके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सके, इसलिए रेस्ट्रिक्शन साइट होगी। इनके पास मार्कर जीन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ नया क्या हुआ इसके पास? इसके पास कॉस साइट भी प्रेजेंट होती है। ये कॉस साइट कहाँ से मिली? इसे लैम्बडा बैक्टीरियोफेज से मिली है। तो ये हमने बात की कॉस्मिड की। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन की जनरल प्रोसेस। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन की जनरल प्रोसेस में पहले हमने कहा था, फर्स्ट प्रोसेस क्या था कि आप सबसे पहले डिजायर्ड जो भी आपका जीन है, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उस डिजायर्ड जीन को पहचानो
उसे आइडेंटिफाई करो, और जैसे ही आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके क्या कर दो, आइसोलेट कर दो। तो पहला पॉइंट तो क्या था, डिजायर्ड जीन का आपका आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। इसको करने के बाद कितनी बड़ी सेगमेंट है आपके डीएनए की या डिजायर्ड जीन की, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे थे, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कि आपके जो डीएनए का सेगमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लाज्मिड काम में लेना है या आपको बैक्टीरियोफेज काम में लेना है या आपको कॉस्मेट काम में लेना है। इनमें से आपने कोई सा भी एक वेक्टर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होगा, देखिए जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर, कि आपने जो भी डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया है और जो आपने क्लोनिंग वेक्टर आपने चूज किया है, उन दोनों के जेनेटिक मटेरियल को आपस में ऐड कर दीजिए, यानी कि क्या कर दीजिए, इंसर्शन कर दीजिए। अब देखिए इंसर्शन कैसे होगा, मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एक बार दोबारा देखते हैं कि किस तरीके से हम डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ इंसर्ट करेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा था कि आपको जो भी डिजायर्ड जीन है उसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ इंसर्ट करना है। तो आपके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक डीएनए जो मटेरियल है उसमें से एक पार्ट है, ये आपका डिजायर्ड जीन है। क्लियर हुआ? जो पूरा जो डीएनए का जो सेगमेंट था उसका केवल एक पार्ट आपके काम का है, जिसे मैंने ये हाईलाइट आपका कर दिया है। क्लियर है? इस डिजायर्ड जीन को सबसे पहले आपको आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि ये वाला पार्ट है, अब इसे क्या करना है, आपको आइसोलेट करना है। ये लीजिए हमने आइसोलेट कर दिया। आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया और इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यूज करने से क्या हुआ, स्पेसिफिक साइट पे कट लगाएगा और ये लीजिए आपका जो सेगमेंट है डीएनए का वो आपका क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। क्लियर हुआ? फिर हमने कहा कि हमने डीएनए का सेगमेंट देखा, इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे लिए प्लाज्मिड जो है एक सूटेबल वेक्टर है। तो हमने किसको यूज कर लिया, बैक्टीरियल सेल ली और उसमें से आपने क्या सेपरेट कर लिया, प्लाज्मिड सेपरेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन को आपको प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या काम में लिया हमने, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है यहाँ पे, क्लोनिंग वेक्टर। ये क्या है आपका डिजायर्ड जीन। अब क्या करना है आपको, इस डिजायर्ड जीन को इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। तो देखिए अब जो आप इसे इंसर्ट करेंगे इसे हम क्या बोलते हैं, लाइगेशन। क्या बोल देंगे इसे हम, लाइगेशन। जो ये प्रोसेस इसे क्या बोल देंगे हम, लाइगेशन, क्योंकि लाइगेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब देखिए इस प्लाज्मिड में आपको ये डिजायर्ड जीन एंटर कराना है। तो एंटर कराने से पहले आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। जो ये आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो क्लोज है, इसे क्या करेंगे आप, ओपन करेंगे। तो ये देखिए आपने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगा दिया। जैसे आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगा दिया तो ये आपका क्या हुआ, सेगमेंट ओपन हो गया। क्लियर है? अब जैसे ही आपका ये सेगमेंट ओपन हो गया, अब इन दोनों की आप रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम, लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन हम कराएंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये आपका डीएनए का सेगमेंट था प्लाज्मिड का। तो लीजिए ये आपके पास प्लाज्मिड का सेगमेंट हो गया। ठीक है, इस प्लाज्मिड के सेगमेंट के साथ हमने क्या करना है, हमें इसमें ये डिजायर्ड सेगमेंट जोड़ना है। ये डिजायर्ड सेगमेंट आ गया और जो ये एंडिंग्स है इन्हें अटैच करने के लिए किसका यूज कर लिया हमने, लाइगेजेज एंजाइम का। तो लाइगेजेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो दोनों आपके सेगमेंट है, प्लाज्मिड का डीएनए और डिजायर्ड जीन,
इन दोनों को आप अटैच कर देंगे। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है जिसमें प्लाज्मिड का डीएनए भी है, साथ ही साथ किसी अदर ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट भी है, इसे हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो थर्ड प्रोसेस में आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, लाइगेशन। अब देखिए लाइगेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको कौन कौन से एंजाइम्स कंपलसरी है। देखिए सबसे फर्स्ट जो एंजाइम के बारे में हमने बात की थी, वो फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। सबसे पहले आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काम में लिया, फिर हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से जो आपने कट लगाए थे उन्हें जोड़ने के लिए कौन सा आ गया यहाँ पे आपके पास, डीएनए लाइगेजेज। सेकंड कौन सा आ गया, डीएनए लाइगेज। अब देखिए कभी कभी क्या होता है आपके पास कि आपके पास डीएनए ना होकर के आरएनए होता है, तो आपको पता है आरएनए से भी हम डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, डीएनए ही क्या बनाता है, आरएनए। लेकिन इफ आपने वेक्टर के फॉर्म में बैक्टीरियोफेज काम में ले लिया और इस बैक्टीरियोफेज के पास जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आरएनए, तो उस आरएनए से डीएनए के फॉर्मेशन के लिए क्या काम मिलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के में हेल्प करता है। कौन सी प्रोसेस में हेल्प करेगा ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, हम क्या बना रहे हैं, आरएनए से क्या फॉर्म कर रहे हैं, डीएनए। तो रिवर्स हो गई प्रोसेस, क्या बोल दिया इसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये एंजाइम भी कभी कभी यूज आ जाता है। इसी के साथ साथ हम कुछ एंजाइम और यूज करते हैं, जैसे कि मिथाइलेज एंड एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और कौन सा यूज कर लिया हमने, मिथाइलेज एंड फॉस्फेटेज। ये मिथाइलेज और फॉस्फेटेज क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के ही दोबारा विदाउट इसके सिंगल इस प्लाज्मिड का अटैचमेंट को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है कि एक बार कट लगने के बाद ये लाइगेज दोबारा इसी के सेगमेंट को नहीं जोड़े। इसमें कौन सा काम आ जाएगा आपके पास, मिथाइलेज एंड फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे यूज आपके आता है। तो हमने थर्ड प्रोसेस देखी, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आपको नंबर में इंक्रीज करना है। अभी केवल सिंगल बना, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको क्या करना है, नंबर में इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, देखिए थर्ड तक की हमने बात कर ली थी कि क्लोनिंग वेक्टर के साथ आपने लाइगेट कर दिया और लाइगेट करके क्या कर दिया आपने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट ऑफ द जनरल प्रोसेस। तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ recombinant DNA in the host cell तो देखिए इसमें क्या होगा, अब जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, ये जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे आप, किसी होस्ट सेल में इंसर्ट कराएंगे। किस में डाल देंगे आप, इसे होस्ट सेल में इंसर्ट कराएंगे। जनरली जो होस्ट सेल हम यूज करते हैं वो होस्ट सेल होती है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया काम में लेते हैं हम, ई कोलाई बैक्टीरिया को जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला, देखिए ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है जिसके पास खुद का ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप,
बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया आपने बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा दिया। और इसके पास क्या है, अलग से आपके पास डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है। क्लियर है। अब जैसे ही आपने इसके अंदर इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट कैसे करा सकते हैं हम, इंसर्ट कराएंगे या तो हम ट्रांसडक्शन से या हम कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। देखिए आपने बैक्टीरिया 11th में पढ़ा होगा, जब आप 11th में आपने बैक्टीरिया देखा था तो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक रिप्रोडक्शन का टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न करके कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके हमने 3 टाइप्स देखे थे। एक तो था कॉन्जुगेशन, सेकंड था ट्रांसडक्शन एंड थर्ड था ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है आपके पास, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और 2 बैक्टीरिया आपस में क्या आता है, जॉइंट में आता है। 2 बैक्टीरिया के बीच में, 2 बैक्टीरिया के बीच में क्या बनती है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। ट्रांसडक्शन में हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं और बैक्टीरियोफेज की हेल्प से क्या करेंगे, जेनेटिक जो मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपको नेक्ड डीएनए की नीड होती है। इसमें आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें एस और आर 2 फॉर्म थे बैक्टीरिया के, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें ये पता चला था कि डीएनए ही एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम क्या करेंगे, या तो बैक्टीरियोफेज यूज करेंगे या नेक्ड डीएनए को आप किसी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कराएंगे। जैसे ही आपने इसमें बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा दिया, तो इंसर्ट कराने से क्या होगा, जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल अपने आपके नंबर में इंक्रीज करती है, यानी कि रिप्रोड्यूस करती है, जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो ये अपने जैसे बहुत सारी बैक्टीरियल सेल बनाएगी और जो आपके पास ईच बैक्टीरियल सेल होगी उसमें खुद के जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ यह एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा और इस एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए में आपके पास डिजायर्ड जीन की कॉपी भी इंक्रीज हो गई होगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपके पास एक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब देखिए 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको मिल गए हैं, तो नंबर क्या हो गया यहाँ पे आपका इंक्रीज। तो 4th पॉइंट क्या हुआ आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आज के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कि किस तरीके से हम इस जो आपका नंबर इंक्रीज हुआ है, जो मल्टीप्लाई हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे सेपरेट करेंगे और किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।